जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास 14 रहने वाली है, इसमें पढ़ेंगे आकलन के बारे में। आकलन और मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे। आकलन किस प्रकार से होता है बच्चे का और मूल्यांकन किस प्रकार से होता है। चलिए देखते हैं। इससे पहले यदि आपने क्लासेस नहीं लिया तो उसे प्लेलिस्ट में दे ज़रूर देखें, सभी क्लासेस अवेलेबल हैं सीटेट से संबंधित। चलिए देखते हैं, समझते हैं आकलन क्या होता है। देखिए, यदि आकलन की बात करें तो असेसमेंट की, आकलन एक संवादात्मक और रचनात्मक प्रक्रिया माना जाता है, यानी कि रचनात्मक प्रक्रिया मानी मानी जाती है ये, जिसके द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों को उचित अधिगम की जांच करता है। यानी कि जो बच्चे अभी तक अधिगम कर चुके हैं, यानी कि शिक्षण कर चुके हैं, उसकी अधिगम की जांच करना, शिक्षण की जांच करना, कहाँ कमी रह गई है, यदि कुछ कमी रह गई है तो उन कमियों को दूर करना। आकलन का उद्देश्य निदानात्मक होता है, यानी कि निदान करना बच्चे का, कि उसे कमी रह गई है तो कहाँ रह गई है, उसकी पहचान करना कि कहाँ कमी है इसमें। शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में सुधार करना, यानी कि उसके जो शिक्षण अधिगम है, जिस प्रकार से वो शिक्षण ले रहा है, उसमें सुधार करना। छात्रों व अध्यापकों को पृष्ठपोषण प्रदान करना, यानी कमियों को देखना, उनकी गलती देखना, कहाँ कमी है, उन्हें कहाँ गलतियाँ हैं। आगे बात करें छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को ज्ञात करना, यानी उनको क्या कठिनाई आ रही है ऐसी कि ये जिससे वे गलती कर रहे हैं, तो उन्हें दूर करना। ठीक है। आकलन से बच्चों को अपनी क्षमताओं और कमियों का पता चलता है, यानी आकलन के द्वारा ही बच्चे को पता लगता है कि उसके अंदर क्या गलती है, कहाँ वे कमी कर रहे हैं और कहाँ पर उनकी गलतियां हो रही हैं, और उन क्षमताओं को दूर करते हैं। ठीक है, जो उनके अंदर कमियां हैं, उनको दूर करते हैं। आगे यदि बात करें, आकलन से शिक्षक अपने शिक्षण को बेहतर करता है। आकलन से जो है शिक्षक जो है शिक्षण जो को बेहतर करता है और बेहतर होता है उससे। चलिए देखते हैं। शिक्षण बेहतर होगा तो फिर बच्चा भी अच्छे से सीखेगा। देखिए, आकलन के 2 प्रकार होते हैं, जैसे कि रचनात्मक आकलन, एक क्या है फॉर्मेटिव असेसमेंट, और योगात्मक आकलन समेटिव असेसमेंट। शिक्षण की एक तकनीक होती है, तकनीक होती है शिक्षण की, जिसके ज़रिए शिक्षक छात्रों की समझ, यानी कि जो वे समझ रहे हैं और का आकलन करते हैं, यानी उनकी समझ क्या, कॉन्सेप्ट के द्वारा उनकी समझ क्या बन रही है, क्या उनके दिमाग में विचार आ रहे हैं उस शिक्षण को लेके। इसे आमतौर पर सीखने के लिए मूल्यांकन कहते हैं, यानी कि इसे क्या कहते हैं, सीखने के लिए मूल्यांकन, यानी कि एएफएल, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये कब होता है? ये जब होता है जब क्लास आपकी चलती रहती है, तो उसके बाद ही आपका मतलब कि ये आकलन होता है, जिससे कि बच्चा जल्दी से जल्दी सीखे और करके सीखे। क्लासरूम में ये इफ़ेक्टिव रहता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है, और ये क्या है, रचनात्मक आकलन होता है। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं योगात्मक आकलन की। योगात्मक आकलन यानी कि समेटिव असेसमेंट। किसी खास समय अवधि के अंत में, यानी कि किसी खास समय अवधि के अंत में होता है, जैसे कि आपके हाफ़िज़ली एग्ज़ाम हो जाएँगे या फिर आपके ईयरली एग्ज़ाम हो जाएँगे, तब होता है ये आकलन। ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। ठीक है? छात्र की समझ के लिए और उपलब्धि का, यानी कि उसकी यहाँ पर उसकी समझ देख रहे हैं और क्या उसने उपलब्धि प्राप्त करेगा, ठीक है? आकलन करने का एक तरीका है। क्या है ये? आकलन करने का एक तरीका होता है। चलिए, देखिए, अब ये देखते हैं। देखिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि समेटिव असेसमेंट जो साल के अंत में होता है, आपको पता ही है। ये एक साल के अंत में होता है और ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता, रचनात्मक नहीं रहता। कहीं न कहीं जब साल के अंत में होता है तो बच्चा उतना नहीं सीख पाता, सीख तो पाता है पर उतने अच्छे से नहीं सीख पाता, उन चीज़ों को नहीं पकड़ पाता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, देखिए ये जो होता है रचनात्मक होता है कहीं न कहीं। इसमें बच्चा इफ़ेक्टिव तरीके से सीखता है, जब उसकी लर्निंग हो जाती है या कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद ही सीखता है, क्लास के दौरान सीखता है। ठीक है? इसमें देखिए असेसमेंट एज़ लर्निंग, असेसमेंट एज़ लर्निंग क्या होता है? वो खुद से ही सीखता है, खुद से अपनी कमियों को दूर करता है कि उसके अंदर क्या कमी रह गई है। ठीक है? असेसमेंट एज़ लर्निंग, जिसे हम कहते हैं सीखने के रूप में आकलन। देखिए, अब बात करते हैं मूल्यांकन की, यानी इवैल्यूएशन की। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ या व्यक्ति की गुणवत्ता, नहीं कोई चीज़ हो या वस्तु हो, क्या नाम है, व्यक्ति हो, कि उसकी गुणवत्ता क्या महत्व है, उसकी क्या गुणवत्ता होगी है। मात्रा, ये क्या मात्रा और मूल्य का आकलन करना है, गणना करना, उसकी गणना करना, कि क्या उसने सीख लिया अब तक, क्या कर चुका है वो, और कितना वो इफ़ेक्टिव हो चुका है, कितना और सीखना बाकी है उसका, कितना वो सीखेगा। ठीक है? मूल्यांकन शिक्षा में छात्रों को सीखने, यानी कि जो सीख रहे हैं, सीखने और विकास के बारे में अनुमान लगाना, यानी अनुमान लगाने को व्यवस्थित आधार है। मूल्यांकन में मापन और मूल्यात्मक निर्णय शामिल होते हैं, यानी कि मापन होता है, यानी कि मापन हो जाता है समय-समय पर उसका, और मूल्यात्मक मूल्यात्मक निर्णय होता है, ठीक है?
शिक्षक विभिन्न तरह से मूल्यांकन का इस्तेमाल करके छात्रों की मदद करता है। देखिए शिक्षक जो है विभिन्न तरह से मूल्यांकन का इस्तेमाल करके यानी जब वो मूल्यांकन करता है, मूल्यांकन का इस्तेमाल करता है, तो छात्रों की मदद कर सकते हैं। छात्रों की मदद कर जब मूल्यांकन होगा तो बच्चे को पता चलेगा कि कहाँ कमी है, किस क्षेत्र में कमी है। यदि उन्हें सीखने की कमी है, तो उन्हें वो दूर करेगा, चाहे वो निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा हो। उन्हें छोटे-छोटे गोलों में सेट करेगा, फिर उसके द्वारा वो उसकी कमियों को दूर करेगा। शिक्षक का काम ही होता है बच्चे को जो भी कठिनाई है उसे दूर करना। चलिए, अब बात करते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसी यानी ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यालय संबंधित सभी गतिविधियों में बच्चे के विकास का मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया। यानी कि इसमें जो है विकास का जो मूल्यांकन है बच्चे के जो विद्यालय संबंधी जो गतिविधियाँ होती हैं, मतलब जो भी गतिविधियाँ चाहे वो खेल से संबंधित हो, ज्ञान से संबंधित हो या फिर शिक्षण से संबंधित हो, कुछ भी गतिविधियाँ हो रही हैं, स्कूल में अलग-अलग प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं, तो उनसे संबंधित होता है। विकास का मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया, यानी उसका बच्चे का जो विकास हो रहा है, उसका मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है। यह प्रस्ताव भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है और भारत में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 2009 में प्रस्तुत किया गया था ये। चलिए आगे देखते हैं, इसमें ये वाला पॉइंट देखते हैं। सीसीई का प्रयोग करके यानी इसका जब हम प्रयोग करते हैं शिक्षक विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन गतिविधियों का उपयोग करता है। यानी देखिए विभिन्न-विभिन्न प्रकार की जो मूल्यांकन की क्या नाम है गतिविधियाँ होती हैं, उनका प्रयोग करता है। इससे बच्चा अच्छे तरीके से सीख सके, इफ़ेक्टिव तरीके से सीख सके और उसकी अधिगम में कहीं भी कठिनाई ना आए। चलिए आगे देखते हैं इसमें। उपयोग करके शिक्षार्थियों की कमियों का निदान करता है। देखिए उसके अंदर जो बच्चे के अंदर कमी रह गई है, यदि वो सही सीख पा रहा सही से, तो उसके अंदर क्या कमी रह गई है, उनका निदान करता है। शिक्षक समस्याओं की पहचान करता है। देखिए, उसकी समस्याओं की पहचान करता है, यदि उसे शिक्षण में कहीं प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है, तो उनका वो निदान करता है। पहचान करके करने के लिए उनका मार्गदर्शन यानी उनका मार्गदर्शन करता है और समर्थन करता है। उनके साथ-साथ उनके सिखाता है, उनका मार्गदर्शन भी करता है। चलिए, शिक्षक की बहुत भूमिका होती है इसमें। देखिए, अब बात कर लेते हैं स्कूल बेस्ड असेसमेंट यानी जो स्कूल में होते हैं, थोड़ा बहुत असेसमेंट जो होता है बेस्ड स्कूल बेस्ड असेसमेंट इसमें अध्यापक भारी पेपरों की जगह खुद ही उनकी क्षमताओं को बेहतर बनाता है यानी कि जो स्कूल में है ना उनकी क्षमताओं को बेहतर बनाता है यानी उनका पेपर पेन पेंसिल पेपर पे नहीं करता उनकी जो क्षमताएं होती हैं उन्हें बेहतर बनाता है उन्हें इफेक्टिव तरीके से सिखाता है कि कहाँ उनमें गलतियां रह गई निर्णय उन्हें निर्णय लिवाता है कि कैसे कैसे निर्णय लेने चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो मतलब उनकी क्षमताओं को बेहतर करता है और बेहतर करता है तथ्यात्मक मूल्यांकन क्या होता है? यह बच्चों को विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को समझने यानी कि जो विशिष्ट अधिगम होते हैं, अलग-अलग प्रकार के जो अधिगम होते हैं, उनको समझने में मदद करता है। ठीक है? देखिए मूल्यांकन की विशेषताएँ समझते हैं अब, क्या-क्या विशेषताएँ हैं? जैसे कि वैधता, सबसे पहले आएगी वैधता। कोई निष्कर्ष या माप यानी कि कोई निष्कर्ष निकालना या फिर माप या अवधारणा किसी चीज़ से कितनी सटीकता से मेल खाती है। जब आप कि मतलब कितनी सटीकता से वो मेल खाती है, वैधता उसकी सही है, नहीं है। वैधता का उपयोग यह जाँचने के लिए किया जाता है कि किसी विधि द्वारा किसी चीज़ की कितनी सटीकता से मापा जा सकता है। यानी उसे कितनी सटीकता से माप सकते हैं। यदि कोई हम कार्य कर रहे हैं तो वो वैध है, नहीं है, वैधता उसमें है, नहीं है, वैलिडिटी है ही नहीं है, ठीक है? यदि आप रिचार्ज भी कराते हैं तो आप 28 दिन का कराते हैं तो 28 दिन तक वैलिड रहता है, तो उसकी वैधता 28 दिन तक रहती है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब जैसे कि अब बात करते हैं विश्वसनीयता की यानी कि रिलायबिलिटी की। किसी माप की स्थिरता यानी कि किसी माप की स्थिरता सटीकता, बात करें सटीकता, ईमानदारी यानी कि ईमानदारी, उपलब्धि के लिए भरोसा करने या निर्भर होने की क्षमता। आगे बात करें कोई उत्पाद, प्रणाली या सेवा निर्धारित समयावधि में पर्याप्त रूप से अपना इच्छित कार्य करेगी, ठीक है? कहीं न कहीं इसमें विश्वसनीयता रहती है कि ये सही है सही सच्ची में रियलिटी में चीज़ें सही है नहीं, यदि हम कोई कार्य कर रहे हो तो रियलिटी में सही है नहीं है, उसमें विश्वसनीयता बनी रहेगी, नहीं रहेगी। कोई कार्य करेंगे तो, ठीक है? आगे चलते हैं। उसमें सटीकता है नहीं है, ईमानदारी है नहीं है, कि वो उस पर खरा उतरेगा, नहीं उतरेगा। देखिए, अब बात करते हैं व्यावहारिकता की, ठीक है? किसी दार्शनिक परंपरा के रूप में, यानी किसी दार्शनिक परंपरा चलती आ रही है उसके रूप में, भाषा और विचार को वास्तविकता का वर्णन करने की बजाय मान लो भाषा और विचार का वास्तविक वर्णन करने की बजाय, ठीक है? भविष्यवाणी, समस्या समाधान और कार्रवाई के उपकरण के रूप में देखना चाहिए। यानी कि हमें किसके रूप में देखना चाहिए? भविष्यवाणी के रूप में, समस्या समाधान के रूप में देखना चाहिए उन चीज़ों को।
और कार्यवाही के रूप में देखना चाहिए व्यावहारिकता को, ठीक है? आगे बात करें वस्तुनिष्ठता की, किसी विशेष को लोकप्रिय धारणा यानी कि वस्तुनिष्ठता क्या होती है? किसी विशेष को किसी विषय को लोकप्रिय धारणा यानी कि जो लोकप्रिय धारणाएँ हैं या अपनी इच्छाओं से प्रभावित हुए बिना यानी कि अपनी इच्छाओं से प्रभावित हुए बिना तथ्यों को वैसे ही देखना, यानी तथ्य जैसे हैं उनको वैसे ही देखना। कोई चेंजेस नहीं आना उसमें और कोई वो नहीं आना, तो उसे वैसे ही उस तरह से ही देखना जैसे वे हैं, सत्य की तरह, ठीक है? और स्वीकार करना और उन्हें उसी तरह से ही स्वीकार करना। वस्तुनिष्ठता, वास्तविकता, सत्य और विश्वसनीयता जैसे विचारों से जुड़ी होती है। इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे कि आप एमसीक्यू पेपर देखने जाते हैं तो वहाँ पर आपके वस्तुनिष्ठता रहती है, छोटे-छोटे जो क्वेश्चन रहते हैं ए, बी, सी, डी इस तरह से तो उसमें वस्तुनिष्ठता रहती है, ठीक है? वे सत्य रहते हैं कि उसका आंसर एक ही होगा, अलग नहीं होगा उसका आंसर, ठीक है? व्यापकता को समझते हैं। इसमें सभी गुणों का मापन होता है इसमें सभी गुणों का मापन होता है, ठीक है? चाहे वो विश्वसनीयता हो या फिर इसमें वस्तुनिष्ठता हो, सभी गुणों का मापन होता है उसमें। देखिए, अब समझते हैं पोर्टफ़ोलियो के बारे में। पोर्टफ़ोलियो क्या होता है? पोर्टफ़ोलियो एक व्यक्ति की अकादमिक और व्यावसायिक सामग्री का संग्रह होता है, यानी कि एक फ़ाइल होती है। अकादमिक क्या उसने सीखा अभी तक, स्कूल से लेके मतलब कि जब नर्सरी से लेके स्कूल तक गया तो उसने क्या सीखा, क्या कर चुका हो, क्लास में क्या-क्या करेगा, किस प्रकार का सामाजिक जीवन है, उसका व्यावहारिक जीवन है, परिवार कैसा है, ठीक है? इसमें व्यक्ति के कौशल यानी कि उसकी जो स्किल्स हैं, क्या स्किल डेवलपमेंट हुई है, क्या स्किल में उसके चेंजेज़ आया है। योग्यता यानी उसकी योग्यता एबिलिटी क्या हो गई है, वो पहले क्या थी। शिक्षा यानी उसने अभी तक शिक्षा उसमें कैसे-कैसे मतलब उसमें अच्छे से करा कर रहा है वो। प्रशिक्षण प्रशिक्षण कैसे दे रहा है और अनुभव का उदाहरण यानी कि अनुभव का उदाहरण है। अनुभव प्राप्त कर रहा है, नहीं कर रहा। यह व्यक्ति के व्यक्तिगत और कार्य नैतिकता के बारे में जानकारी देता है। यानी कि व्यक्तिगत मतलब खुद के बच्चा सीख रहा है वहाँ पर, वो बच्चे के बारे में भी जानकारी देता है और उसकी नैतिकता के बारे में कि उसने क्या मतलब कहाँ सही कर रहा है और कहाँ गलत कर रहा है, क्या किस प्रकार से वो सही गलत कर रहा है। पोर्टफोलियो से बच्चे की भाषा विकास की प्रगति की जानकारी मिलती है। यानी कि बच्चे की जो भाषा विकास की प्रगति, कहाँ तक उसकी मतलब भाषा विकास में प्रगति हुई है। शिक्षक को बच्चे की प्रगति के बारे में जानकारी देने के लिए पोर्टफोलियो का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि बच्चे शिक्षक को बच्चे की प्रगति मतलब कहाँ तक उसने गति प्राप्त कर लिया, प्रगति प्राप्त कर लिया, कितना वो सीख चुका है उन चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है। कहीं न कहीं शिक्षक के लिए ये मतलब कहाँ उसने गलती करी है, शिक्षक को पता चलेगा तो उससे उसको शिक्षक को आसानी होगी, ठीक है? आगे यदि बात करें पोर्टफोलियो बनाने का ये उद्देश्य होता है, इसकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना आसान होता है। कहीं न कहीं देखिए उसका मूल्यांकन करना आसान होता है शिक्षक के द्वारा कि उसका किस प्रकार से वो सीखता है, किस प्रकार से नहीं सीखता, क्या उसका क्या उसका उद्देश्य है। जैसे कि बात करें इसमें जैसे कि व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षणिक और सह-शैक्षणिक या सांस्कृतिक या सामाजिक मतलब उसका कितना व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन है हमारे पास जिस प्रकार हम उसके देख सकते हैं। पारिवारिक पारिवारिक इन्फॉर्मेशन ठीक है? और शैक्षणिक और सह-शैक्षणिक यानी शिक्षा के स्तर पर वो कितना कर चुका है, ठीक है? और बात करें सांस्कृतिक उसका विकास कितना हुआ, ठीक है? सामाजिक विकास उसका कितना हुआ है, सामाजिक कितना हो रहा है, ठीक है? तो एक फाइल सी होती है पोर्टफोलियो। चलिए, देखिए अब इसमें देख लेते हैं। उपाख्यात्मक या अभिलेख एनकोडोटल रिकॉर्ड यानी बच्चों के बारे में कई तरह की जानकारी होती है। मतलब बच्चों जब सीखता है तो उनके बारे में कई तरह की जानकारी होती है, विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ। जैसे कि बच्चे कैसे और कहाँ समय समय बिताते हैं, कि बच्चे किस प्रकार से कितना-कितना समय कहाँ-कहाँ बिताते हैं। अ, उनके संबंध सामाजिक संबंध है तो किससे हैं, पास से, पड़ोस से, फ्रेंड से उनसे, उनके फ्रेंड के बारे में जानकारी। उनकी भाषा का उचित इनकी भाषा का उपयोग बातचीत के तरीके से यानी उनके क्या बातचीत करें, किस तरह से यदि वे अटक तो नहीं है किसी बात में, ठीक है? स्वास्थ्य और पोषण की आदतें, यानी कि उसका स्वास्थ्य के बारे में और पोषण की आदतों के बारे में, ठीक है? यदि बात करें संचयी अभिलेख की क्युमुलेटिव रिकॉर्ड्स, किसी छात्र के शैक्षिक इतिहास से जुड़ी जानकारी यानी कि उसके शिक्षा से जुड़ी जानकारी एक स्थायी रिकॉर्ड होता है, यानी कि एक स्थायी रिकॉर्ड रखते हैं, फिक्स होता है रिकॉर्ड। इसमें छात्र की विद्यालय की उपलब्धि यानी कि उसमें विद्यालय में कौन-कौन सी उपलब्धि प्राप्त हुई, क्या-क्या उपलब्धि प्राप्त कर चुका है वो। उपस्थिति यानी कि कितना वो स्कूल में आ रहा है या फिर कितना वो कॉलेज में आ रहा है, ठीक है? कितना टाइम वो समय स्कूल में दे रहा है, सीख रहा है, लर्न कर रहा है, अधिगम कर रहा है। स्वास्थ्य यानी उसके स्वास्थ्य की जानकारी के बारे में
और परीक्षा अंक यानी कि उसके जो परीक्षा में अंक प्राप्त किए वो कितने किए हैं। यदि वो कम कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, तो मतलब ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखिए आपकी क्लास अब यहाँ तक थी, यहीं तक थी आज की क्लास। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आगे भी देख लेते हैं। आगे हमारे जो बैच की टाइमिंग है, एक बार और दिखा देता हूँ आपको, बता देता हूँ। देखिए ये जो क्लास चल रही है हमारी पेपर 1, पेपर 2 दोनों के लिए चल रही है, ठीक है? ईवीएस की क्लास तो पेपर 1 के लिए है क्योंकि इसमें ईवीएस पेपर 1 में ही आता है ईवीएस, ठीक है? तो ईवीएस आपको अमित सर पढ़ा रहे हैं जो कि 9 बजे पढ़ाते हैं, ठीक है? और आपको मैथ जो है वासु सर पढ़ा रहे हैं 10 बजे। हिंदी क्लास आपको 11 बजे उदय सर पढ़ा रहे हैं और सीडीपी क्लास आपकी मेरे द्वारा चल रही है 12 बजे। बताएँगे कमेंट में क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो बताएँ, ठीक है? कमेंट करें, ज़रूर करें कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।